एक बड़ी खबर से बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज कानपुर और सैफई के दौरे पर सीएम योगी जाने वाले हैं और कोरोना की रोकथाम को लेकर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। सैफई गांव का दौरा भी करेंगे सीएम योगी। सैफई के बाद कानपुर मंडल में ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठक भी है। ताजा हालात और इंतजामों को परखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज सैफई और उसके बाद कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इतना ही नहीं, कुछ ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, यहां भी वो इंतजामों का जायजा लेंगे। मंडल के ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठक भी है। आज ताजा हालात और इंतजामों को परखेंगे। आपको बता दें कि कोविड को मात देने के बाद मुख्यमंत्री पूरी तरह से ग्राउंड पर हैं। अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां पर कोविड के हालात का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं और इंतजामों को परख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। होम आइसोलेशन में भी लोगों से उन्होंने बात की है डिजिटल माध्यम से और ये जाना है कि इंतजामों में क्या कोई कमी तो नहीं है और किन चीजों की जरूरत है। तो आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आप जान लीजिए। 11:15 बजे एथलेटिक्स स्टेडियम पहुंचेंगे। उससे पहले लखनऊ में एक बैठक होगी और फिर रवाना होंगे सैफई के लिए। सैफई मेडिकल कॉलेज में जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ वो एक बैठक भी करने वाले हैं। दोपहर 1:15 बजे कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और कानपुर मंडल के अफसरों संग वर्चुअल संवाद करेंगे। शाम 4:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग और उसके बाद लखनऊ लौट जाएंगे सीएम योगी। लेकिन लखनऊ में फिलहाल एक बैठक और उसके बाद 11:15 बजे एथलेटिक्स स्टेडियम सैफई पहुंचेंगे सीएम योगी। लखनऊ में बैठक करेंगे और उसके बाद सैफई के लिए रवाना हो जाएंगे और 11:15 बजे उनका समय है एथलेटिक्स स्टेडियम में पहुंचने का। तो यूपी में कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है और इसी को लेकर सीएम आज कानपुर और सैफई के दौरे पर जा रहे हैं। सैफई के बाद दोपहर 2 बजे वो कानपुर भी पहुंचेंगे, जहां पर कोविड कमांड सेंटर, सर्किट हाउस और पुलिस लाइन के साथ वो एक गांव का दौरा भी करेंगे। हालात का जायजा लेंगे, इंतजामों की रिपोर्ट लेंगे। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी ने यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाकर कोविड के प्रबंधन के हालातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो कानपुर मंडल की समीक्षा करने पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो सैफई जाएंगे, इटावा जाएंगे और उसके बाद 2 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम है कानपुर पहुंचने का। सबसे पहले वो पुलिस लाइन आएंगे। आपको केडीए की तस्वीरें दिखा दें, कानपुर विकास प्राधिकरण, जहां पर मुख्यमंत्री को बैठक करनी है। यहाँ पर साफ सफाई का दौर चल रहा है, सफाई हो रही है और कानपुर सबसे पहले 2 बजे पुलिस लाइन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहाँ पुलिस जो अस्पताल है 16 बेड का, वहाँ 4 कॉन्सेंट्रेटर पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए देंगे। इसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस के बाद उनका कार्यक्रम यहीं पर ICCC आने का है। कोविड कमांड सेंटर आएंगे, यहाँ पर जानकारी लेंगे, निरीक्षण करेंगे और जो सुविधाएं की गई हैं उनका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद केडीए के इसी सभागार में कानपुर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग में आएंगे और यहाँ सभागार में मीटिंग्स करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इटावा को छोड़ के कानपुर मंडल के जो और जनपद हैं उनके जिलाधिकारी और उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री और यहाँ पर फिर मीडिया ब्रीफिंग होगी और मीडिया ब्रीफिंग के बाद वो एक गांव का दौरा भी करेंगे। यानी मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं और गांव में ग्रामीणों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इलाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जो शासन के आदेश हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, वो ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। 12 मंडल हो गए हैं और 50 के आसपास जनपद हो गए जहां मुख्यमंत्री खुद स्वयं जा कर के अपनी हालातों का जायज़ा ले रहे हैं। सेकेंड वेव ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और शायद इसीलिए तीसरी वेव जो आएगी, जो प्रस्तावित है थर्ड वेव, उसकी भी क्या तैयारियां जिला प्रशासन अपने स्तर से कर रहे हैं, जानकारी मुख्यमंत्री आज लेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और अब बात फंगस के ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह की, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस से निपटने के उपाय खोजे जा रहे थे। अब एक और फंगल इन्फेक्शन के खतरे की घंटी बज गई है। ये फंगस जो है वो व्हाइट फंगस है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में कैंडिडा कहा जाता है। लेकिन जब ये रक्त में पहुंच जाती है, मतलब ब्लड तक पहुंच जाती है, तो इसका नाम कैंडिडीमिया हो जाता है। डॉक्टर्स इस बहरूपी फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं।
तो फंगस का ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह अब एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्लैक फंगस को लेकर रेड अलर्ट है कई राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है, लेकिन अब व्हाइट फंगस का भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि यूपी में अभी व्हाइट फंगस का कोई केस तो नहीं आया है, लेकिन देश के कई राज्यों से इसके केस आ रहे हैं और उसको ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तो ऐसे में जो चिकित्सक है वो आपसी बातचीत के जरिए इस नई चुनौती से निपटने के लिए एक दूसरे से संवाद और संपर्क बनाए हुए हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आंखों में दर्द हो, आंख फूल जाए, कोई चीज दिख नहीं रही हो या डबल विजन हो, एक साथ दो चीजें दिख रही हो, उल्टी में या खांसने पर कफ के साथ खून आए, बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो, खांसी हो या सांस फूल रहा हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंखों में दर्द, आंख का फूलना, एक ही चीज दो दिख रही हो या दिखना ही बंद हो जाए। कोई भी लक्षण यदि ऐसा है तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों गंगा किनारे कई घाटों पर बहुत बड़ी संख्या में शव को दफना दिया गया था। शवों को दफनाए जाने से गंगा में प्रदूषण फैलने की आशंका हो गई है। फाफामऊ और श्रृंगवेरपुर घाट पर तो इतनी तादाद में शवों को दफनाया गया कि शमशान घाट कब्रिस्तान में तब्दील नजर आने लगे। श्रृंगवेरपुर में गंगा किनारे दफनाए गए शवों की ड्रोन कैमरे से खींची गई ये वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस ड्रोन से लिया गया ये वीडियो आपको हैरानी में डाल देगा। वीडियो में जहां तक नजर जाती है हर तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र नजर आती हैं। और ये देखिए फिर भी शवों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लोग यहां पर शवों को दफनाकर चले जाते हैं। तो संगम नगरी में हजारों शव दफन हैं, हर तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र नजर आ रही है। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। आप देखिए श्रृंगवेरपुर घाट जहां पर दूर तक नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं, दाह संस्कार स्थल नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान है। गंगा किनारे से हैरान करने वाली तस्वीर ये, और जिस तरह से बारिश और मौसम बदल रहा है, नदियां उफान पर हैं और गंगा के इसी किनारे का मिट्टी का कटान जो है वो शुरू हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि यदि मिट्टी का कटाव ऐसे ही जारी रहता है, आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर कुछ शव उस कटान के साथ पानी में भी समा सकते हैं। तो ऐसे में प्रदूषण का एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। और बड़ी खबर लखनऊ से हिट हुआ सीएम योगी का 3T फॉर्मूला। टेस्टिंग में यूपी ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। एक दिन में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। 21 दिनों के भीतर 2.25 लाख टेस्ट घटे। 4 करोड़ 65 लाख टेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पूरे देश में पहला राज्य यूपी बन गया है। 4 करोड़ से ज्यादा अब तक कुल टेस्ट करने वाला। 4 करोड़ 65 लाख टेस्ट यूपी अब तक कर चुका है कोरोना के। तो लखनऊ में ये एक बड़ी खबर हमें मिल रही है सरकार से जुड़ी हुई। टेस्टिंग में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। चार करोड़ 65 लाख टेस्ट करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। सीएम योगी का 3T फॉर्मूला हिट हो गया है, मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य यूपी बन गया है। इससे पहले भी इस तरह का रिकॉर्ड यूपी के नाम रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जिस दूसरी वेव से जूझ रहे हैं, लगातार देश भर में मामले बढ़ गए हैं। तो ऐसे में 3T फॉर्मूले में जो पहला T है यानी टेस्टिंग, वो सबसे जरूरी है। समय पर डायग्नोसिस इस बीमारी का सबसे बड़ा बचाव। देखिए, टेस्ट करना, ट्रेस करना और उसके बाद ट्रीटमेंट करना, योगी सरकार का ये यूपी मॉडल है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो यूपी मॉडल की जो सफलता थी उसकी चर्चा पूरे संसार भर में हुई थी। और ये जो मॉडल है T3 मॉडल योगी सरकार का, इसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और जो कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से T3 फॉर्मूले को यहाँ लागू किया है, उसके बाद संक्रमण लगातार घट रहा है और सबसे ज्यादा टेस्टिंग यूपी में हुई है। उसने रिकॉर्ड बनाया है।
एक दिन में सबसे ज्यादा 3 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड टेस्ट यहाँ हुआ है और ये पहला राज्य है उत्तर प्रदेश पूरे देश में जो रिकॉर्ड टेस्टिंग हुआ 3 लाख से ज्यादा। टेस्ट बढ़े हैं पर केस घटे हैं। 3 लाख टेस्ट करने के बाद भी यूपी में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 1 लाख से नीचे है। 21 दिनों के भीतर 2.5-2 लाख केस घटे हैं। तो यूपी ने कोरोना की जो रफ्तार है, जो उसकी विभीषिका है, उसको थामने की बहुत हद तक कोशिश की है, उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। अब तक देश में सबसे ज्यादा यूपी में 4 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। तो ऐसे में और एक और सबसे बड़ी खास बात है कि सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा खबर यूपी में ही मिला है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन नौजवानों को यूपी में किया गया है। तो जो तीसरी लहर है उसे भी थामने की कोशिश योगी सरकार लगातार कर रही है और योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के बाद एक दिन भी वो घर नहीं बैठे, जबकि डॉक्टरों की सलाह थी कि वो घर पर रहें, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों की सलाह न मानते हुए लोक कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए फील्ड में उतरा और फील्ड में उतरने के कारण ही आपने देखा होगा कि ये कोरोना का नियंत्रण हुआ है। बिल्कुल, कोविड नेगेटिव होने के बाद जिस तरह ग्राउंड पर हैं सीएम योगी, एक जिले में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठ के कर रहे हैं, अस्पतालों में इंतजामों का जायजा ले रहे हैं, गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों तक से बातचीत कर रहे हैं। तो अब एक उम्मीद बंधी है कि जल्द ही ये जो ग्राफ नीचे आया है ये तेजी से इसी तरह नीचे जाता रहे और दूसरी लहर पर मुमकिन नियंत्रण हम जल्द से जल्द पाएं। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो देश के कई राज्यों की तरह यूपी में भी कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दोहरे संकट के बीच यूपी सरकार अब अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सरकार ने हमने अभी से तीसरी लहर की तैयारी भी शुरू कर दी है और केंद्र के सहयोग से कोरोना पर रोक लगी है और अब प्रदेश में कोरोना के मामले घट गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की संभावना है और उसका सामना करने की योजना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तीसरी लहर के लिए अभी से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है, तो पीडियाट्रिक बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वैक्सीनेशन पर सीएम ने यह कहा कि प्रदेश में अभी तक 1,62,00,000 लोगों को वैक्सीन दे दिया गया है। गांव-गांव में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में हम कर चुके हैं। गांव-गांव में हमारी निगरानी समितियां स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं और आरआरटी के माध्यम से उनकी टेस्टिंग की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उसका परिणाम है कि उसके कुछ सार्थक परिणाम भी हमारे सामने देखने को मिले। जो मैंने आपके पास कहा था कि हमारे यहाँ जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस के बारे में आशंका थी कि 1 लाख प्रतिदिन आएंगे, हम लोगों ने 24 अप्रैल को 38,000 तक उसको सीमित रखा और 38,000 के बाद 24 अप्रैल के बाद लगातार उसमें गिरावट आई। आज 7,700 पॉजिटिव केस प्रदेश में आए। मृत्यु दर दुनिया के न्यूनतम स्तर पर 1% के आसपास प्रदेश की मृत्यु दर है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में कितनी तेज संक्रमण थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 से 50 गुना संक्रमण के कारण उस समय अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी, ऑक्सीजन की आपूर्ति डिमांड होने लग गई। तो उस आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए गए, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और आज प्रदेश ऑक्सीजन की डिमांड के अनुसार सप्लाई कर रहा है। सरप्लस ऑक्सीजन वर्तमान में हमारे पास मौजूद है, लेकिन फ्यूचर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हम लोगों ने लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की है और लखनऊ में 19 ऑक्सीजन के लिए लखनऊ में प्रपोज किए गए हैं। और अब बड़ी खबर देहरादून से, खेल और कंप्यूटर फीस लेने वाले स्कूलों की जांच की जाएगी। शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किए हैं। शासन से ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश हैं और ट्यूशन फीस देने में असमर्थ अभिभावकों को समय भी दिया जाएगा और फीस में देरी होने पर किसी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये साफ तौर पर आदेश है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने वाले
जिन स्कूलों ने ट्यूशन फीस के अलावा खेल और कंप्यूटर फीस ली है उनकी जांच होगी। रवि कैंतुरा से उस पर अपडेट लेते हैं। रवि, क्या वाकई ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जहां ट्यूशन फीस के अलावा कंप्यूटर और स्पोर्ट्स चार्जेस लिए हैं स्कूलों ने? जी बिल्कुल आस्था, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो है प्राइवेट स्कूलों की ये शिकायतें हैं, ये शिक्षा महानिदेशक को ये शिकायतें मिली हैं और करीब 8 से 10 अभिभावकों ने शिकायत की है कि उनकी जो ट्यूशन फीस है उसको बढ़ा दिया गया है और ये कहा गया है कि खेल और कंप्यूटर की फीस को इसमें ऐड किया गया है। तो ये सब आदेश दे दिए गए हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा वो स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसके अलावा और कोई भी फीस नहीं लेंगे और इसके साथ ही जो अभिभावक असमर्थ हैं, जो फीस जमा नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चों को भी ना निकाला जाए बल्कि उनको समय दिया जाए। तो उनसे प्रिंसिपल से अभिभावक बात करके उनको समय जरूर दिया जाएगा। तो इस तरीके की सख्ती होनी बहुत जरूरी थी क्योंकि कई प्राइवेट स्कूलों की ये शिकायतें हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन फीस के अलावा भी अन्य जो खेल है, कंप्यूटर फीस ली जा रही है, जबकि आदेश पहले से ये दिए गए हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी अन्य फीस कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अब जांच की जाएगी उन स्कूलों की कि आखिर जो अभिभावक आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं और क्या कार्रवाई ऐसे स्कूलों पर अब हो सकती है। शुक्रिया रवि अपडेट के लिए। उधर कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही एक आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, बाबूपुरवा इलाके में पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा जिनके पास से 265 इंजेक्शंस बरामद हुए थे। तो एसटीएफ ने बाबूपुरवा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस इनके पास से मिले हैं, उसकी कालाबाजारी ये लोग कर रहे थे। इनके पास से कुल मिलाकर 265 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा ये मामला, एक आरोपी पर रासुका लगाई गई है। पर्टिकुलर इंस्टेंस था जिसमें सचिन कुमार नामक व्यक्ति रेमडेसिविर के नाम से नकली दवाओं को बेचने का प्रयास कर रहा था। वो उसको पुलिस ने पकड़ा था। भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर के वायल्स बरामद हुए थे। इस तरह के कृत्य से आम जनमानस में दवाओं के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो उसको आघात पहुंचता है, जिससे महामारी नियंत्रण के प्रयासों को गंभीर धक्का लगता है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इसको पूरी गंभीरता से लिया गया और सचिन कुमार के विरुद्ध एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उधर कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई, ऐसे में ब्लैक फंगस बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। ब्लैक फंगस को लेकर आगरा प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने ब्लैक फंगस के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में 6 वार्ड्स की व्यवस्था की है जिसमें मरीजों को रखा जाएगा। फिलहाल आगरा में अभी तक 4 सस्पेक्टेड मामले मिले हैं, लेकिन अभी कोई ब्लैक फंगस का कंफर्म केस यहां पर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने पहले ही इस पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनपद आगरा में हमारे एसएन मेडिकल में 6 वार्ड की हम लोगों ने एक अपनी व्यवस्था कर ली है। डॉक्टर अखिल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक टोटल 4 सस्पेक्ट केसेस आए हैं, बट कोई कंफर्म केसेस ब्लैक फंगस का नहीं आया है। हमें मुख्यालय से इसकी जो मेडिसिन है वो भी आ गई है। पब्लिक एट लार्ज को हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने डायबिटिक और ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल में रखें और अगर कोई भी सिम्टम्स आता है सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन ही इसका है, इसलिए तुरंत अपने को एडमिट करा लें ताकि आपका इलाज शुरू हो जाए। जो आईएमए हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोगों ने और अपने एसएन मेडिकल और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्लीननेस के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है।